Hello everyone. Today we are going to read the lesson, the last lesson from the book Flamingo for class 12th. The writer of this lesson is Alphonse Daudet. In this video, I will teach you the complete explanation, and after this lesson we will discuss the question answers. So let's start this lesson. First of all, we will read the introduction of the writer. सबसे पहले हम इस लेसन के जो राइटर हैं अल्फोंस डोजेट उनका परिचय प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। अल्फोंस डोजेट वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंस डोजेट जो है ये फ्रांस के एक उपन्यासकार, नॉवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक लघु कथा लेखक रहे हैं। The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. ये जो लास्ट लेसन है ये फ्रांस और प्रसिया के बीच 1870 से 71 में जो युद्ध हुआ था उन दिनों में ये लिखा गया लेसन है, उन दिनों पर आधारित है। और इसमें जो है प्रसिया ने फ्रांस को पराजित कर दिया था, प्रसिया जिसका नेतृत्व बिस्मार्क द्वारा किया गया था। प्रसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। वर्तमान में जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से, इन तीनों को मिला करके उस समय का प्रसिया बना था। और उस प्रसिया ने, जो कि बिस्मार्क के नेतृत्व में, यानी बिस्मार्क उसको लीड कर रहा था, उसने फ्रांस को पराजित कर दिया था। तो ये फ्रांस और प्रसिया के बीच में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के दिनों पर आधारित ये एक स्टोरी जो है लिखी है अल्फोंस डोजेट ने, जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू दिस स्टोरी। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रसियन हैंड्स। इस कहानी में ये बताया गया है, वर्णन किया गया है कि प्रसिया ने जो है फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट, जिसमें से एक का नाम था अल्सेस और दूसरे का नाम था लॉरेन, इन दोनों को जो है अपने अधिकार में कर लिया था। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। तो इसका एक स्कूल के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको समझने के लिए इस कहानी को हमें पढ़ना है। और अब हम इस कहानी को शुरू करें उससे पहले मैं आपको इसका एक संक्षिप्त जो है वो सारांश जो है बता देता हूँ। बात यह है कि एक लड़का है छोटा सा जिसका नाम है फ्रांस। ये स्कूल जाता है और उस दिन ये स्कूल लेट रवाना होता है। रास्ते में जाते हुए एक टाउन हॉल के पास से गुजरता है जहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई थी और वहाँ पर काफ़ी भीड़ जो है थी। अब वो उस भीड़ को पार करते हुए आगे बढ़ता है और आज चूँकि टीचर ने इसे जो है पार्टिसिपल्स के रूल्स याद करने के लिए कहा था, तो इसका मन तो करता है कि मैं आउट ऑफ स्कूल यानी आउट ऑफ होम रहूं, लेकिन फिर भी ये विरोध करता है अपने आप का और ये स्कूल पहुंचता है। स्कूल का वातावरण पूरी तरह से आज बदला हुआ था, चेंज था, और वहां जाकर के जो कुछ भी उसके साथ घटित होता है उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Now Franz, a little boy, a little student going to a school, he says, I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. क्या कह रहा है कि मैं स्कूल के लिए रवाना हुआ था उस दिन, सुबह काफ़ी लेट हो चुका था। I started for school, मैं स्कूल के लिए रवाना हुआ, very late यानी काफ़ी लेट हो चुका था, that morning उस दिन सुबह, and was in great dread of, in great dread of का मतलब होता है भयभीत था, डरा हुआ था, ऑफ अ स्कोल्डिंग, डांट की वजह से, मतलब उसे लगा कि मुझे डांटा जाएगा, तो वो डांटने की वजह से डरा हुआ था कि मुझे डांटा जाएगा। स्पेशली बिकॉज एम हैमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। विशेष करके उसे डांट क्यों पड़ेगी, क्योंकि एम हैमेल ने कहा था कि वो हमें पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेंगे, इस बात के लिए वो डरा हुआ था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और ये फ्रेंड्स कहता है कि मुझे पार्टिसिपल्स के रूल्स के बारे में प्रारंभिक जानकारी भी नहीं थी, कुछ भी पता नहीं था। द फर्स्ट वर्ड भी मुझे नहीं आता था, उसका पहला शब्द भी मुझे नहीं आता था। मतलब ये था कि मुझे कुछ भी जानकारी उसके बारे में नहीं थी। तो ये डरा हुआ था कि मुझे डांटा जाएगा, इसीलिए ये डरा हुआ था और ये स्कूल लेट रवाना हुआ था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए,
आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने सोचा मैं भाग जाऊँ, है ना, रनिंग अवे, उसके विचार आया उसके दिमाग में भाग जाने का। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और मैं आज का दिन जो है वो घर से बाहर बिता दूँ, स्कूल से बाहर बिता दूँ, यानी स्कूल भी नहीं जाना मुझे, मैं बाहर जो है वो आज का दिन बिता देता हूँ। इट वॉज सो वार्म, दिन काफ़ी गर्म था, सो ब्राइट, और दिन काफ़ी चमकीला था, मतलब मौसम काफ़ी सुहावना था, मौसम एकदम साफ था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जंगल, वुड्स का मतलब होता है जंगल, जंगल के एज यानी किनारा, जंगल के किनारे पर पक्षी चहचहा रहे थे, चिरपिंग का मतलब होता है चहचहाना। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और जो खुले मैदान थे, ओपन फील्ड का मतलब होता है खुले मैदान, कहाँ पर, बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल का मतलब होता है आरा, जहाँ मतलब आरा मशीन जहाँ पर चलती है, लकड़ियाँ काटी जाती हैं, उसे आरा बोलते हैं। तो यहाँ आरे के पीछे के जो खुले मैदान थे वहाँ पर प्रशिया के सोल्जर्स, प्रशिया जो अभी हमने बात करी कि उस समय जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ भागों को मिला करके प्रशिया बना था, उस प्रशिया के कुछ सैनिक वहाँ पर ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। तो ऐसा था उस दिन का स्कूल का, स्कूल जाने का इसका मन नहीं था, और बाहर का वातावरण जो है इसने देखा कि इस प्रकार का था। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू resist एंड hurried ऑफ टू स्कूल। पर ये क्या कहता है कि इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग का मतलब होता है आकर्षित करना, प्रलोभन देना, ये कहता है ये मेरे लिए काफ़ी आकर्षित करने वाला था, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, यानी पार्टिसिपल्स के रूल्स की बजाय मेरे लिए ये एक प्रलोभन भरा एक माहौल था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मुझ में, रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, लेकिन मेरे मन में जो विचार आया था ना कि मैं आज भाग जाऊं, मैं स्कूल के बाहर आज का दिन व्यतीत करूं, इस बात का विरोध करने के लिए मुझ में काफ़ी ताकत थी, स्ट्रेंथ थी मेरे अंदर। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं तुरंत स्कूल की तरफ गया। When I passed the town hall, टाउन हॉल मतलब आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर इस तरीके का, टाउन हॉल एक पब्लिक मीटिंग प्लेस होता है जहाँ पर लोग मिल करके आपस में कोई विचार विमर्श करते हैं। तो जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, तो टाउन हॉल के बाहर जो बुलेटिन बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड इस प्रकार का एक होता है, नोटिस बोर्ड होता है, मतलब सूचना, यहाँ पर कोई इनको इन्फॉर्मेशन जो है वो लगाई जाती है, ठीक है ना, कोई सूचना इसके माध्यम से दी जाती है, तो इसे बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं, या फिर हम इसे नोटिस बोर्ड भी बोलते हैं। तो टाउन हॉल के बाहर जो एक नोटिस बोर्ड था, उस नोटिस बोर्ड के सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है नोटिस बोर्ड के सामने जो है वो एक भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, ये अब फ्रेंड्स याद कर रहा है अपने पुराने समय को कि पिछले 2 वर्षों से हमारे लिए जो भी बुरी खबरें हैं ना, बैड न्यूज़, हमारे लिए जितनी भी बुरी खबरें आई थी वो यहीं से आई थी। कहाँ से आई थी? इस टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड से, मतलब जो भी समाचार इनके लिए होता था वो यहाँ पर चिपका दिया जाता था। तो ये कह रहा है कि पिछले 2 सालों से हमारे लिए जितनी भी बुरी खबरें थी वो यहीं से आती थी। द लॉस्ट बैटल्स, अब वो पूरी खबरें क्या क्या थी, जैसे द लॉस्ट बैटल्स का मतलब होता है हारे हुए युद्धों की खबरें। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब होता है सेना में भर्ती होने के लिए जो आदेश होते थे उसे ड्राफ्ट कहा गया है यहाँ पर। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, जो कमांडिंग ऑफिसर थे इनके सीओज थे सेना के, उनके जो ऑर्डर हुआ करते थे वो भी इनको इसी बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से मिलते थे इन लोगों को। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप में सोचा, मैंने मन ही मन सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, मतलब स्कूल जा रहा था ये तो रुका नहीं, बिना रुके वो बुलेटिन बोर्ड के सामने जब भीड़ देखी तो उसने सोचा, मन ही मन सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। मतलब रोज़ जैसे ये पिछले 2 सालों से ये इस प्रकार की खबरें आती थी, कभी हारे हुए युद्धों की, कभी सेना में भर्ती होने की, कभी सीओ के आदेश, कभी कुछ और। तो इसने सोचा कि आज और क्या मामला हो सकता है, क्योंकि आज भी ज़्यादा भीड़ जो है वहाँ पर थी, और जिस दिन कोई समाचार होता था उस दिन वहाँ पर भीड़ लगती थी। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉक्ड who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast Bob, you'll get to your school in plenty of time। अब क्या कह रहा है कि जब मैं तेज़ी से रवाना हुआ, और कितने तेज़ी से, आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना तेज़ गति से मैं जा सकता था उतना तेज़ गति से मैं वहाँ से निकला। द ब्लैक स्मिथ, तो ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, एक लोहार जिसका नाम था वॉक्टर, वॉक्टर जो लोहार वहाँ पर खड़ा था,
हु वॉज देयर, मतलब जो वहाँ पर खड़ा था और वहाँ पर उस बुलेटिन बोर्ड के सामने न्यूज़ देख रहा था, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने प्रशिक्षु के साथ। अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु, अंडर ट्रेनिंग, मतलब कोई व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कोई नई स्किल सीखने के लिए किसी के अधीन रह करके सीखता है, काम करता है, तो वो अप्रेंटिस कहलाता है। तो ब्लैक स्मिथ वॉकर अपने अप्रेंटिस के साथ वहाँ पर खड़ा था, रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन का मतलब होता है सूचना, नोटिस, जो नोटिस पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पुकारा, एंड और कहा, क्या कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, उसने कहा इतना तेज गति से मत जाओ, इतना तेजी से मत भागो। बब का मतलब ये छोरे, लड़के है ना, ऐसे एक मतलब लोकल लैंग्वेज में एक जो है बुलाने के लिए शब्द यूज़ किया जाता है। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, स्कूल जाने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारा समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरा मजाक बना रहा है ना, मेकिंग फन का मतलब होता है मजाक बनाना। इन रीच्ड एम हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं बिना रुके, मैं ये सोच करके कि शायद वो मेरा मजाक बना रहा है, तो मैं बिना रुके मैं सीधा सीधा जो है वो एम हैमेल के बगीचे में पहुंच गया। एम हैमेल का वो जो छोटा सा गार्डन था, मैं वहाँ पर पहुंच गया। आउट ऑफ ब्रेथ, आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है हाँफते हुए, मतलब तेज गति से चला था ये, तो हाँफ गया था, है ना, पेंटिंग। आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है हाँफना, हाँफने को इंग्लिश में कहते हैं पेंटिंग। तो मैं हाँफते हुए मैं सीधा एम हैमेल के बगीचे में पहुँच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता था, देर वॉज अ ग्रेट बसल, तो वहाँ पर बड़ा शोरगुल हुआ करता था। आपने देखा होगा जब स्कूल शुरू होते हैं तो बच्चे आते हैं, कोई झूले झूलता है और कोई फिसलन पट्टी और कोई कुछ खेलता है और कोई कुछ भी करता है, इस तरीके से वहाँ पर चारों तरफ शोरगुल ही शोरगुल होता है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और ये जो शोरगुल होता है इसको जो पास वाली जो गलियाँ होती है वहाँ से भी सुना जा सकता है। इतने सारे बच्चे जब स्कूल में शोरगुल करते हैं तो आसपास जो है वो हम इसे सुन सकते हैं गलियों से। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, अब जब इतने सारे बच्चे होंगे तो वहाँ पर जो इनके स्कूल में जो डेस्क होते हैं बच्चों के लिखने के लिए और बैठने के लिए जो स्टूल्स होते हैं या फिर बेंचेस होती हैं, तो उनका खींचा जाना, डेस्क को ओपन करना, उसको क्लोज करना, वो जो आवाज़ें होती है, साथ ही साथ लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, जो पाठ होते हैं, पाठ जो एक साथ संवेद स्वर में बच्चे जो कोई बोलते हैं, कोई पाठ वगैरह उनके जो लेसन्स याद करते हैं, उसको भी हम आसपास की गलियों से सुन सकते हैं। वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हम उन पाठों को कैसे बोलते हैं, हम जोर से बोलते हैं, लाउडली, हम बहुत जोर से उस पाठ को याद करने के लिए, अच्छी तरीके से समझने के लिए, और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं, है ना, कानों में अंगुली डाल करके, आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर, कानों में अंगुली डाल करके हम उन पाठों को जोर जोर से बोलते हैं ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और साथ ही साथ जो टीचर का जो ग्रेट रूलर होता है, डंडा, है ना, जो क्या करता है कि बार बार टीचर उसको टेबल पे जो है पटकते हैं, उसकी आवाज़ को भी हम बाहर से सुन सकते हैं। ऐसा सामान्यतया स्कूल का माहौल होता है। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज वहाँ पर एकदम सब कुछ शांत था, ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा कि हमेशा हुआ करता है। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमर्सन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। आई हैड काउंटेड ऑन का मतलब होता है भरोसा करना। मुझे भरोसा था, मुझे विश्वास था कि इस प्रकार का शोरगुल होगा, तो मैं, कॉमोशन का मतलब होता है जो हलचल थी, मैं इस हलचल पर मुझे भरोसा था कि मैं बिना किसी को दिखाई दिए मैं चुपचाप अपनी बेंच पर जा कर के बैठ जाऊंगा, मैं अपनी डेस्क पर बिना किसी को दिखाई दिए मैं बैठ जाऊंगा, ऐसा मेरा विश्वास था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन क्या कहता है कि वास्तव में उस दिन जो है ऐसी कोई हलचल नहीं थी वहाँ पर, देयर इज़ नो बसल, कोई किसी भी प्रकार का शोरगुल नहीं था, और सब कुछ इतना शांत था जितना कि संडे मॉर्निंग को होता है। संडे मॉर्निंग को क्यों, क्योंकि स्कूल बंद होता है, और जिस दिन स्कूल बंद होता है बिल्कुल शांति होती है स्कूल में, तो संडे मॉर्निंग की तरह का माहौल, उसी तरह की शांति आज जो है वो स्कूल में छाई हुई थी। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, अब मैंने खिड़की से देखा, मैंने मेरे क्लासमेट्स को, मेरे जो सहपाठी थे, क्लासमेट का मतलब होता है एक ही कक्षा में साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, मैंने उनको देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सभी स्टूडेंट अपनी अपनी सीट पर जाकर के बैठ गए थे। एंड एम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म,
और एम हैमेल जो है वो जो अपना जो आयरन रूलर था, अपना लोहे का जो डंडा था, उसको अपनी भुजा में जो है पकड़ करके और उस क्लासरूम में आगे और पीछे घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब जब सब लोग अंदर थे क्लास में, तो मुझे उन सबके सामने मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और उन सबके सामने मुझे क्लास के अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटन आई वॉज। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा था। ब्लस का मतलब होता है शर्मिंदा होना, है ना, शर्म से लाल हो जाना। एंड फ्राइटन का मतलब होता है बहुत ही घबरा जाना, डर जाना। मैं कितना डरा हुआ था, मैं कितना शर्मिंदा था, आप कल्पना कर सकते हैं। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमेल ने मुझे देखा एंड सैड वेरी काइंडली, और बड़ी दयालुता के साथ उन्होंने मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। छोटे लिटिल, तुम जल्दी से अपनी सीट पर जाकर के बैठ जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना शुरू करने वाले थे, यानी हम अब शुरू करने ही वाले थे आज का पाठ। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से मैंने जंप किया, मैं कूदा। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपनी सीट पर जाकर के, अपने डेस्क पर जाकर के मैं बैठ गया। नॉट टिल देन, और तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, मैंने अपने भय को थोड़ा कंट्रोल कर दिया, जब तक मैंने जो है वहाँ पर ध्यान नहीं दिया। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तब तक मैंने ध्यान नहीं दिया कि हमारे टीचर ने बहुत ही सुंदर हरे रंग का कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, वो उनका झालरदार शर्ट पहने हुए थे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और अपनी वही छोटी काले कलर की सिल्क कलर की कैप, टोपी पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सभी के सभी कसीदा कार्य किए हुए। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिनको वो इन दो अवसरों के अलावा कभी नहीं पहनते थे। और दो अवसर कौन कौन से थे? एक था इंस्पेक्शन, निरीक्षण का दिन, और दूसरा था प्राइज डेज, जो पुरस्कार वितरण के दिन हुआ करते थे। उन दिनों के अलावा ये ड्रेस वो कभी नहीं पहनते थे मेरे टीचर हैमेल। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. इसके अलावा, besides का मतलब होता है के अलावा, इसके अलावा पूरा का पूरा स्कूल मुझे आज विचित्र लग रहा था और बिल्कुल गंभीर लग रहा था। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty. लेकिन जो सबसे आश्चर्यचकित मुझे कर देने वाली जो चीज़ थी वो ये थी कि हमारे क्लास के जो बैक बेंचेस थे, पीछे की जो बेंचेस थी, बैठने की जो बेंचेस होते हैं क्लास में, उन बेंचेस पर जो कि हमेशा खाली हुआ करती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स, वहाँ पर गांव के लोग बैठे हुए थे बिल्कुल चुपचाप। सीटिंग यानी बैठे हुए, क्वाइटली यानी चुपचाप, लाइक आवर सेल्व्स हमारी तरह मतलब स्टूडेंट्स की तरह। जिस तरीके से स्टूडेंट्स चुपचाप क्लास में बैठते हैं, उसी तरीके से गांव के लोग आज वहाँ पर आए हुए थे और पीछे की बेंचों पर चुपचाप बैठे थे। इस चीज़ ने मुझे सरप्राइज किया, मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। ओल्ड हॉसर विथ हिज 3 कॉर्नर हैट, वहाँ पर कौन कौन थे? एक था ओल्ड हॉसर, बूढ़ा हॉसर, जो कि अपनी तिकोनी टोपी हैट जो है वो पहने हुए था, 3 कोने वाली। द फॉर्मर मेयर, और दूसरा कौन था? दूसरा जो है वो भूतपूर्व मेयर थे वहाँ के उस सिटी के। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, एक और व्यक्ति थे तीसरे, वो थे भूतपूर्व जो पोस्ट मास्टर थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, इसके अलावा, इनके अलावा भी जो है कई सारे और लोग भी वहाँ पर विराजमान थे, बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति उदास दिखाई दिया। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हॉसर अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर लाया था। हॉसर जो है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हॉसर है, और ये अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर का मतलब होता है एक बाल पोथी, मतलब बच्चों के पढ़ने की किताब, ये ना इस तरीके की बच्चों की जिसमें पिक्चर्स होते हैं। और पुरानी जो है वो एक किताब होती है ओल्ड प्राइमर, पुरानी जो है एक बाल पोथी लेकर के हॉसर अपने साथ स्कूल आया था। थाम्ड एट द एजेस का मतलब होता है किनारे, जैसे ये जो किनारे हैं ना इस बुक के, ये जो किनारे हैं, ये किनारे जो हैं इस पर अंगूठे के निशान पड़े हुए थे, क्योंकि जैसे अपन पेज उलटते हैं ना, ऐसे यहाँ से पेज पकड़ के उलटते हैं तो धीरे धीरे यहाँ पर अंगूठे के निशान पड़ जाते हैं।
और वो पेज इस तरीके से बने हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और इस हॉसर ने अपने दोनों घुटनों पर, आप यहाँ देख रहे हैं जैसे ये दोनों घुटनों पर इसने इस किताब को खोले हुए था और अपने बड़े बड़े जो इसके जो चश्मे पहने हुए थे, स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मे, तो चश्मे जो पहने हुए थे इन चश्मों के माध्यम से वो जो है वो उस किताब को जो है वो देख रहा था, उस किताब के पन्नों को देख रहा था। While I was wondering, अब जबकि मैं सब कुछ ये सोच रहा था, अबाउट इट ऑल, इन सब के बारे में जब मैं सोच रहा था कि भाई गांव के लोग आए हुए हैं, हॉसर, पोस्ट मास्टर है ना, मेयर, ये सारे लोग आए हुए हैं, मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। एम हैमेल माउंटेड ऑन चेयर, तो उस समय एम हैमेल जो है वो कुर्सी पर बैठ गए। माउंट का मतलब होता है सिट डाउन, बैठ जाना, तो माउंटेड ऑन हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, और वही अपनी पुरानी ग्रेव यानी गंभीर, जेंटल यानी एकदम मुलायम जो है आवाज़ में, टोन का मतलब होता है उनका लहजा, जो बोलने का तरीका था, उसी तरीके से जैसा कि वो मुझसे बोला करते थे, उन्होंने हमसे कहा, सैड, कहा, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, मेरे बच्चों ये जो आज का लेसन है, ये जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ, ये आज का लास्ट लेसन होगा हमारा, ये हमारा अंतिम लेसन होगा, अंतिम पाठ होगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। बर्लिन से एक आदेश आया है और उस बर्लिन से जो आदेश आया उसमें ये कहा गया है कि अब अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। और ये जो फ्रांसीसी भाषा हम पढ़ रहे हैं, ये फ्रांसीसी भाषा का अंतिम अध्याय है, इसके बाद में तुम्हें जर्मन भाषा पढ़नी है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और तुम्हारे नए अध्यापक, जर्मन भाषा के नए अध्यापक कल आ रहे हैं। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा फ्रांस भाषा का अंतिम अध्याय है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी ध्यानपूर्वक सुने। अटेंटिव का मतलब होता है ध्यान देना। वॉट थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, मेरे लिए ये शब्द कितने जो है एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं कि बिजली की कड़कड़ाहट के समान थे। ओ द रैचेस, अरे इन दुष्टों ने, अब यहाँ पर इन जर्मन लोगों को, इन प्रशियन पीपल को ये जो है यहाँ पर फ्रेंच दुष्ट कह करके पुकारता है। फ्रेचेस का मतलब होता है दुष्ट लोग। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अब समझ में आया कि उन्होंने टाउन हॉल के बाहर जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर ये समाचार लगाया था। मतलब आज वो रुका तो नहीं था, लेकिन उसने भीड़ देखी थी और उसने सोचा था कि पिछले 2 सालों से हमारे लिए जितनी भी बुरी खबरें हैं वो इसी बुलेटिन बोर्ड से आई हैं, तो आज भी क्या कोई न कोई न्यूज़ होनी चाहिए। तो अब इसे समझ में आया कि ये न्यूज़ वहाँ पर लगी हुई थी, इन दुष्टों ने हमारे लिए आज ये सूचना वहाँ पर डाल रखी थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांस भाषा का ये अध्याय। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने बड़ी मुश्किल से लिखना सीखा है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या अब मैं और नहीं सीखूंगा? क्या मैं अब और कभी इस फ्रेंच भाषा को लिखना पढ़ना नहीं सीख पाऊंगा? आई मस्ट स्टॉप देयर देन, इसका मतलब कि मुझे अब यहीं रुक जाना पड़ेगा, मुझे यहीं पर इसे समाप्त कर देना होगा। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अब उसे वो कह रहा है कि मुझे कितना दुख था कि मैंने मेरे पाठ याद नहीं किए, मेरे लेसन्स मैंने याद नहीं किए। फॉर सीकिंग बर्ड सेक्स, क्यों याद नहीं किए? क्या करता था ये, जब स्कूल का टाइम होता था, पढ़ने का टाइम होता था, तो ये स्कूल नहीं आता था, याद नहीं करता था, बल्कि बाहर घूमता था। क्या करता था? सीकिंग, सीकिंग का मतलब होता है ढूंढना। बर्ड सेक्स, पक्षियों के अंडे ढूंढने में अपना समय व्यतीत करता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार जो है एक नदी है जो फ्रेंच और जर्मनी के बीच में बहती है, उस नदी के किनारों पर स्लाइडिंग करना मतलब फिसलना, है ना। फिसलन पट्टी पर जिस तरीके से बच्चे फिसलते हैं उसी तरीके से नदी के किनारे पर जो है वो फिसलन का आनंद लेने के लिए ये जाया करता था, स्कूल नहीं जाता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस वाइल एगो, थोड़े समय पहले मुझे मेरी किताबें जो है न्यूसेंस यानी बकवास लगती थी, मुझे मेरी किताबें बोझ लगती थी, अच्छी नहीं लगती थी। सो हैवी टू कैरी, स्कूल ले जाने या स्कूल से घर ले जाने की मैं मुझे काफ़ी भारी लगती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरे व्याकरण और मेरी जो संतों के इतिहास की जो किताब है, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, अब ये मेरे पुराने मित्र बन चुके थे, अब ये मेरे पुराने दोस्त बन चुके थे। नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, लेकिन अब मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। जैसे ही इसने सुना ना कि आज अंतिम अध्याय है, उसे इन सब का महत्व समझ में आ गया, तो ये कह रहा है कि मैं अब इनको छोड़ नहीं सकता। एंड एम हैमेल टू,
और एम हैमेल भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार कि अब वो जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब मैं इनको दोबारा वापस कभी नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। तो इस बात ने मुझे ये भुला दिया कि वो कितने, उनका डंडा कितना शक्तिशाली था, मतलब जब पड़ता था, और वो कितने क्रैंकी थे, कितने बदमिजाज थे। अब मैं ये दोनों चीज़ें भूल गया था, उनका डंडा भी भूल गया और उनका जो व्यवहार था उसको भी मैं भूल गया, क्योंकि अब उनको जाना था। तो इस चीज़ ने मेरे दिमाग से जो है उनके बारे में ये भाव निकाल दिए थे। पुअर मैन, बेचारा आदमी, वो अपने शिक्षक के लिए यहाँ पर पुअर मैन शब्द यूज़ कर रहा है। It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. अब ये जो अंतिम अध्याय होने जा रहा था, इस अंतिम अध्याय के सम्मान में मेरे गुरु ने, एम हैमेल ने, अपनी ये जो बहुत सुंदर संडे के जो कपड़े थे, संडे के दिन पहनने वाले जो कपड़े थे, वो आज इन्होंने पहने थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया, why the old men of the village were sitting there in the back of the room, कि ये जो गांव के जो लोग थे, ये उस कमरे के पीछे की पिछली जो सीटें थी, बेंचेस थे, वहाँ पर क्यों बैठे थे, अब मुझे समझ में आ गया। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, इसलिए वो बैठे थे क्योंकि वो स्वयं दुखी थे सभी। वो जो आज जो लोग भी यहाँ पर आए थे वो सभी दुखी थे। टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वो इस बात से दुखी थे कि वो ज़्यादा दिन स्कूल नहीं गए थे, वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फैथफुल सर्विस। फैथफुल का मतलब होता है विश्वसनीय। अब दूसरा ये था कि ये इनका एक तरीका था हमारे उस टीचर को, हमारे अध्यापक को धन्यवाद देने का, है ना। फॉर क्यों, क्योंकि फॉर इज 40 years ऑफ फैथफुल सर्विस, इन्होंने, मेरे अध्यापक एम हैमेल ने यहाँ पर 40 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी थी। एंड ऑफ शोइंग द रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और साथ ही साथ इनको जो है ये अपने देश को, अपने देश के प्रति आभार प्रकट करना चाहते थे, अपने देश को रेस्पेक्ट देना चाहते थे, जो कि अब वास्तव में उनका नहीं रहा था। मतलब अब जो है वो फ्रांस का ये जो डिस्ट्रिक्ट था, ये जर्मनी उस प्रसिया के अधीन हो गया था और अब इनका नहीं रहा था। तो वो अपने इस देश को सम्मान देने के लिए और हमारे गुरु को, जिन्होंने 40 वर्षों तक यहाँ पर रह कर के अपनी सेवाएं दी थी, इनको धन्यवाद देने के लिए गांव के लोग यहाँ पर आए हुए थे। और गुरुजी ने, एम हैमेल ने ये ड्रेस क्यों पहनी थी, क्योंकि वो इस अंतिम अध्याय को सम्मान देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस ड्रेस को पहना था। While I was thinking of all this, जब मैं इन सभी बातों के बारे में सोच रहा था, I heard my name called, उसी समय मैंने सुना मेरा नाम पुकारा गया है। It was my turn to recite, अब सुनाने की मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake। क्या कह रहा है कि क्या मैं तैयार नहीं था, क्या कहता है, वॉट वुड आई हैव नॉट गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू, मतलब एक ही बार में मैं उस पार्टिसिपल्स के उन भयानक नियमों को, उन डरावने नियमों को एक ही बार में कह देना चाहता था। वेरी लाउड एंड क्लियर, कैसे, बड़े जोर से और स्पष्ट रूप से मैं बोल देना चाहता था, विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी एक भी गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं जो है अस्त व्यस्त हो गया, मैं मिक्स हो गया, मतलब कुछ भी वो सही तरीके से बोल नहीं पाया। ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, शुरुआती शब्दों में ही वो गड़बड़ा गया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ पर चुपचाप खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैं अपनी डेस्क को पकड़ करके मैं खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय जो है वो तेज गति से धड़कने लगा। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की मुझ में हिम्मत नहीं रही। तो ऐसी हालत जो है वो लिटिल फ्रेंड्स की हो गई जब इसकी बारी आई बोलने की। आई हर्ड एम हैमेल से टू मी, एम हैमेल को मैंने मुझसे ये कहते हुए सुना, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम्हें आज डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें पहले से ही काफ़ी बुरा लग रहा है, तुम काफ़ी बुरा महसूस कर रहे हो। सी हाउ इट इज़, देखिए कि ये कैसे हुआ। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, प्रतिदिन हम अपने आप से कहते हैं, आवर सेल्व्स का मतलब होता है अपने आप से, तो प्रतिदिन हम अपने आप से कहते हैं, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत सारा समय है ना,
मेरे पास खूब सारा समय होता है। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब होता है खूब समय पड़ा है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल याद कर लूँगा, मैं कल सीख लूँगा। लर्न का मतलब होता है याद करना, कोई चीज़, नई चीज़ सीखना। ओके, टुमारो यानी आने वाला कल। मैं कल याद कर लूँगा, कल सीख लूँगा, यूँ कह करके हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को टाल देते हैं कल पर। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख रहे हो ना कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुम देख रहे हो कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं। मैंने कितने दिन तुम्हें कहा था कि बेटा पढ़ लो, लेकिन तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, और अब आज तुम्हारा अंतिम अध्याय होने जा रहा है। मतलब हम किस स्थिति में पहुँच चुके हैं। आहा, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेस, ये अल्सेस के साथ सबसे बड़ी समस्या है। अल्सेस यानी तुम्हारा ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इस अल्सेस के साथ, यहाँ के लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है। क्या समस्या है? कि हम किसी भी चीज़ को कल पर टाल देते हैं, हम याद करने को कल पर टाल देते हैं। तुम कहते हो कि खूब समय पड़ा है, कर लेंगे। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, ये लोग क्या करते हैं, सीखने को कल पर डाल देते हैं, है ना, कल पर टाल देना कि हम कर लेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर, अब यहाँ पर जो बाहरी लोग हैं, फेलोज का मतलब होता है साथी, लोग, है ना, वो लोग, दोज फेलोज आउट देयर, जो कि बाहर से हैं, विल हैव द राइट टू से टू यू, उन्हें तुमसे कहने का अधिकार होगा। यानी वो लोग अब तुम्हें कहेंगे, है ना, उनके पास अधिकार है तुम्हें कहने का। क्या? हाउ इज इट, ये कैसे है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम फ्रांसीसी होने का बहाना करते हो। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, मतलब तुम फ्रांसीसी होने का बहाना करते हो। जब तुमसे कोई कहेगा कि भाई जर्मन पढ़ो, है ना, या ये कहेगा कि ये इलाका अब जर्मनी का है, प्रसिया का है, तो तुम कहोगे नहीं हम तो फ्रांसीसी हैं, तो तुम फ्रांसीसी होने का बहाना मात्र करते हो। क्यों? यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, क्योंकि तुम अपनी भाषा को ना तो बोल सकते हो, स्पीक यानी बोलना, और न ही लिख सकते हो, है ना। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन कह रहा है एम हैमेल कहते हैं, पुअर लिटिल फ्रेंड्स, कि इसमें तुम जो है वो बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विथ, रिप्रोच का मतलब होता है किसी भी गलती के लिए अपने आप को दोषारोपण करना, उसको दोषी ठहराना। मतलब तुम अकेले इसमें बुरे नहीं हो, गलती हम सबकी है ना। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विथ, हम सबको इसके लिए दोषी ठहराने का हमारे पास पर्याप्त कारण है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस एनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता तुम्हें सीखने के लिए, तुम्हें पढ़ने के लिए ज़्यादा उत्सुक नहीं थे। योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, वर नॉट एंग्जियस, एंग्जियस का मतलब होता है उत्सुक होना, एनफ टू हैव यू लर्न, कि तुम पढ़ो, इस बात के लिए वो भी ज़्यादा उत्सुक नहीं थे। मतलब तुम्हारे माता पिता की भी गलती है। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, उन्होंने क्या किया, प्रीफर का मतलब होता है प्राथमिकता देना, किसी भी चीज़ में प्रायोरिटी देना। तो उन्होंने तुम्हें जो है पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, तुम्हें किसी खेत में काम करने के लिए भेज दिया, या फिर तुम्हें किसी मिल पर, है ना, आराम मशीन जो होती है उस मिल पर काम करने के लिए भेज दिया पढ़ाई की बजाय। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा धन कमाया जा सके। परिवार के सदस्यों के साथ तुम्हें भी काम पर भेज दिया, ताकि तुम थोड़ा सा उसमें जो है थोड़ी सी मजदूरी मिल जाए और थोड़ा सा ज़्यादा धन कमा लिया जाए। इस बात पर तुम्हारे माता पिता ने जोर दिया। एंड आई, और मैं, वो कह रहे हैं मैं भी दोषी हूँ, है ना। मतलब गलती तुम्हारी अकेले की नहीं है, तुम पढ़ नहीं पाए, तुम्हें लिखना नहीं आता, तुम्हें बोलना नहीं आता अपनी भाषा, तो इसके लिए गलती तुम अकेले की नहीं है, तुम्हारे माता पिता की भी गलती है और मेरी भी गलती है। एम हैमेल कहते हैं गलती मेरी भी है। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी अपने आप को दोष देना है, मैं भी इसमें जो है वो दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। अब क्या कहते हैं, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय, मतलब तुम्हें अपना पाठ याद करने की बजाय मैंने तुम्हें मेरे जो पौधे थे, है ना, मेरे जो फ्लावर्स थे, मेरे जो फूल थे, उन फूलों को पानी पिलाने के लिए नहीं भेजा। मतलब मैं भी जब तुम लोग स्कूल आते थे तो तुम्हें जो है मेरे बगीचे में पानी पिलाने के लिए भेज दिया करता था, पढ़ाने की बजाय।
तो इसके लिए मैं भी दोषी हूँ, तो मैं नहीं पढ़ाया। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब कभी मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, फिशिंग का मतलब होता है मछली पकड़ना, जब मैं कभी मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं कर दी थी। मतलब ऐसा जब मौसम कभी टाइम होता था, समय होता था कि मुझे जो है मछली पकड़ने जाना होता था, तो मैं तुम्हारी छुट्टी कर दिया करता था। तो इसके लिए तुम भी दोषी हो, तुम नहीं पढ़ पाए, तुम्हारे माता पिता भी दोषी हैं, और मैं भी दोषी हूँ कि मैंने तुम्हें पढ़ने पर इतना ध्यान नहीं दिया, पढ़ाने पर। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। उसके बाद फिर एम हैमेल एक से दूसरी चीज़ पर बात करते गए, एक से दूसरी बात करी उन्होंने, और उसके बाद जो है उन्होंने फ्रेंच भाषा पर जो है वो उन्होंने बात करना शुरू कर दिया है ना, फ्रेंच लैंग्वेज। तो उसके बाद इन्होंने फ्रेंच भाषा पर बात करना शुरू किया, ये कहते हुए सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि संसार के सर्वाधिक सुंदर भाषा थी फ्रेंच भाषा, जो है वो संसार की क्या थी, सबसे सुंदर भाषा थी। दैट कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ये जो फ्रांसीसी भाषा है, ये दुनिया की, फ्रेंच जो लैंग्वेज है, ये दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सुंदर क्यों है, क्योंकि ये एकदम स्पष्ट है, ये एकदम स्पष्ट भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, ये तार्किक भाषा है, लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक, क्लियरेस्ट का मतलब होता है स्पष्ट। तो ये संसार की सबसे स्पष्ट भाषा है, सबसे लॉजिकल तर्क संगत भाषा है। दैट वी हैव मस्ट गार्ड इट अमंग्स अस, ताकि कि हम सबको इसकी रक्षा करनी है। गार्ड का मतलब होता है सुरक्षा करना, अब हम सबके बीच में हमें इस भाषा को सुरक्षित रखना है। एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें कभी इसे भूलना नहीं है। बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब कभी लोगों को गुलाम बनाया जाता है ना। बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, एनस्लेव का मतलब होता है दास बनाना, गुलाम बनाना, क्योंकि जब कभी किन्हीं लोगों को गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो और वो लोग यदि अपनी भाषा से चिपके रहते हैं, यदि गुलाम होने के बावजूद, यदि दास हो जाने के बावजूद भी वो यदि अपनी भाषा नहीं छोड़ते हैं, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो इसका मतलब ये उसी प्रकार है जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति को जेल में डाल देने के बाद उस जेल की चाबी उसी को दे देना, तो जब कभी वो चाहे तब बाहर आ सकते हैं, चाबी खुद के पास होना और फिर जेल में बंद हो जाना। तो इतना इम्पोर्टेंस होता है किसी एक भाषा का वहाँ के नागरिकों के लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि भाषा जो है वो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट, देन ही ओपन ए ग्रामर एंड रीड आस आवर लेसन। इसके बाद इन्होंने अपनी ग्रामर की किताब खोली और हमें एक पाठ पढ़ाया, है ना, रीड अस आवर लेसन, ग्रामर का पाठ हुआ। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मुझे इस बात के लिए आश्चर्य हुआ। अमेज्ड का मतलब होता है अचंभित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, ये देख करके मुझे आश्चर्य हुआ। हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कि कितना अच्छी तरह से मुझे समझ में आ गया, मुझे वो चीज़, वो ग्रामर का जो लेसन पढ़ाया आज, वो मुझे इतना अच्छी तरह से समझ में आ गया। इसके लिए मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि इससे पहले मुझे कभी इतना अच्छी तरह से समझ में नहीं आता था क्लास में, क्योंकि ध्यान नहीं दिया जाता था, है ना, लापरवाही की जाती थी। तो जब भी कभी बच्चे लापरवाही करते हैं कि क्या है, पढ़ लेंगे आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, खूब समय पढ़ाए, तो इस प्रकार जो है वो चीज़ें समझ में नहीं आती। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी एंड सो ईजी, आज जो कुछ भी उन्होंने कहा, मेरे टीचर ने कहा, वो कितना सरल लग रहा था, बिल्कुल सिंपल लग रहा था, सो इजी। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैं सोचता हूँ कि मैंने इतनी सावधानी पूर्वक जो है वो कभी किसी बात को नहीं सुना था। मतलब आज तो पहले ही बता दिया इनके टीचर ने कि भाई अंतिम अध्याय है, तो मैंने बड़े ही ध्यानपूर्वक उनकी प्रत्येक बात को सुना, इसलिए मुझे आज उनका अध्याय, उनका पढ़ाना बिल्कुल ईजी लग रहा था। लेकिन इससे पहले मैंने कभी इस प्रकार ध्यानपूर्वक उनकी बात को नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और दूसरी बात ये भी थी कि उन्होंने भी, एम हैमेल ने भी आज से पहले कभी भी किसी चीज़ को इतने धैर्य के साथ एक्सप्लेन नहीं किया था, इतने धैर्य के साथ उसकी व्याख्या नहीं की थी जैसी व्याख्या आज कर रहे थे। मतलब उन्होंने भी अपना बेस्ट देने का प्रयास किया और हमने भी हमारी तरफ से अपना बेस्ट देने का प्रयास किया, तो इसलिए चीज़ें जो है वो हमारे लिए आसान हो गई, हम उस चीज़ को अच्छी तरह से याद कर पाए, हमने वो अध्याय, वो ग्रामर का जो पार्ट था वो ईजिली जो है मुझे समझ में आ गया।
It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लगा कि जैसे मान लो ये हमारे टीचर जाने से पहले हमें सब कुछ वो दे देना चाहते थे जो उनके पास था, है ना. इट सीम्ड का मतलब होता है ऐसा लगा, ऑलमोस्ट एज इफ का मतलब होता है मानो, जैसे कि द पुअर मैन मतलब उनके टीचर एम हैमेल वांटेड टू गिव अस ऑल, वो हमें सब कुछ दे देना चाहते थे, ही न्यू जो कि वो जानते थे. इतना धैर्यपूर्वक वो पढ़ा रहे थे कि उनके पास जो कुछ भी ज्ञान था वो हमें सब कुछ दे देना चाहते थे. बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, यहाँ से उन्हें कल जाना था. एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वो सब कुछ हमारे दिमाग में डाल देना चाहते थे. कैसे? ऐसा जैसे मान लो एक ही प्रयास में, वन स्ट्रोक का मतलब होता है एक ही बार में, एक ही प्रयास में सब कुछ हमारे दिमाग में डाल देना चाहते थे. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. अब इनके व्याकरण के बाद में इनका दूसरा जो पार्ट हुआ वो राइटिंग का हुआ. दूसरा जो इनका लेसन था वो हुआ लेखनी का. दैट डे एम हैमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस. उस दिन एम हैमेल हमारे लिए नई कॉपीज लाए थे, है ना, लिखने के लिए नोटबुक लाए थे, नई कॉपीज हमारे लिए लेकर के आए थे एम हैमेल. रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, है ना. उन नोटबुक में जो है सुंदर सुंदर जो है भाषा में लिखा हुआ था. राउंड हैंड का मतलब होता है गोल गोल, अच्छा सुंदर, है ना, सुंदर भाषा में लिखा हुआ था. क्या लिखा हुआ था? फ्रांस अल्सेस. उस पर लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस और अल्सेस. ये जो नोटबुक थी, कॉपीज थी, इन कॉपीज पर सुंदर सुंदर भाषा में ऐसा लिखा हुआ था. They looked like little flags floating everywhere in the classroom, hung from the road at the top of our desks. ये जो नोटबुक पड़ी थी, ये जो कॉपीज पड़ी थी हमारे बेंचेस पर, हमारे डेस्क पर, ऐसा लग रहा था जैसे मान लीजिए ये छोटे छोटे झंडे हो, है ना, फ्लैग्स हो, छोटे छोटे झंडों के समान ये कॉपीज लग रही थी. और जैसे मान लीजिए झंडा लहराता है, फ्लोटिंग का मतलब होता है लहराना. झंडा जिस तरीके से, झंडी जैसे मान लो ये लहराती है, तो जिस तरीके से झंडी लहराती है उसी तरीके से ये कॉपीज हमारे क्लासरूम में लहरा रही थी, प्रत्येक बेंच पर पड़ी थी, है ना, झंडी के समान लहराते हुए. हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे मान लो जो रोड के ऊपर जो है वो, रोड मतलब एक ऐसी छड़ी के ऊपर जो है वो लटक रही थी. यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क. आप देख सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो काम में जुट गया. जैसे ही लिखने वाला हमारा जो अध्याय शुरू हुआ, लेखनी का हमारा जो लेसन शुरू हुआ और वो जो नई कॉपीज हमें लिखने के लिए दी, तो प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर, जो भी स्टूडेंट और जो कोई भी वहाँ पर उपस्थित थे, सभी अपने अपने काम में लग गए, है ना. एवरीवन सेट टू वर्क. सेट टू वर्क का मतलब होता है काम में लगना. सेट टू वर्क का मतलब होता है काम में लगना. एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी शांति थी, पूरी क्लास एकदम शांत. द ओनली साउंड वॉज द स्क्रेचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. एकमात्र जो ध्वनि, एकमात्र जो आवाज़ कोई वहाँ से आ रही थी, कोई साउंड यदि आ रहा था तो वो साउंड था स्क्रेचिंग का. स्क्रेचिंग का मतलब होता है घिसना. किसका? ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. कागजों के ऊपर जो पेन चल रही थी, पेन के चलने की आवाज़ आ रही थी पूरी क्लास में से, और कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी. वंस सम बीटल्स फ्लू इन. कभी कभार बीच में कुछ बीटल्स जो है वो उड़ते हुए क्लासरूम में आए. बीटल्स एक प्रकार के कीट होते हैं, पक्षी होते हैं छोटे. तो वो कीट जो है वो कीट पतंगे क्लास में उड़ते हुए आए. बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम. लेकिन किसी ने भी उन बीटल्स पर ध्यान नहीं दिया. नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस. यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी नहीं, जो सबसे छोटी उम्र में जो सबसे छोटे थे, उन्होंने भी उन बीटल्स पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो भी आज तो पढ़ने में बिल्कुल मस्त थे, पढ़ने में लगे हुए थे. हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फीस हुक्स. जो कि आज वो बच्चे भी अपने काम में लगे हुए थे. क्या करने के लिए? ट्रेसिंग का मतलब होता है जैसे कोई चित्र बना हुआ है उसके ऊपर ही ऊपर, जैसे है ना, ये इस तरीके का चित्र है तो इस पर ये ट्रेसिंग करना. तो आज ये बच्चे भी उसके ऊपर अपने जो फिश हुक्स थे, फिश हुक्स का मतलब होता है मछली पकड़ने के जो कांटे का चित्र बना हुआ था, उसके ऊपर ट्रेसिंग करने में लगे हुए थे. एज इफ दैट वॉज फ्रेंच. ऐसा जैसे मान लो उनके लिए वही फ्रेंच भाषा हो, वो फिश हुक्स पर ट्रेसिंग करना ही उनके लिए फ्रेंच भाषा हो, ऐसा वो भी अपना प्रयास कर रहे थे. ऑन द रूफ द पीजन्स कूड वेरी लो.
और छत के ऊपर कबूतर धीरे धीरे जो है वो गुटरगू कर रहे थे। कूड का मतलब होता है आवाज़ करना पक्षियों का, तो कबूतर का जैसे कबूतर कू करता है मतलब गुटरगू की आवाज़ निकालना। धीरे धीरे कबूतर भी जो है उस छत के ऊपर गुटरगू की आवाज़ निकाल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से सोचा, मैंने मन ही मन सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स, क्या वे इनको भी जर्मन भाषा में गाना सिखाएंगे? यहाँ मतलब कि कबूतरों को भी। क्या हमें तो, हमारे लिए तो उन्होंने आदेश निकाल दिया है ना, उनके लिए ऑर्डर था कि भाई कल से तुम्हें जर्मन पढ़नी है। तो जब कबूतरों की आवाज़ आई तो इसने सोचा हमें तो जर्मन पढ़ा देंगे फ्रेंच के स्थान पर, लेकिन क्या इन कबूतरों को भी फिर वो जर्मन भाषा पढ़ाएंगे? अब देखिए एक बाल मन की कल्पना देखिए, आप बच्चे की कल्पना देखिए। उसने सोचा कि कबूतर भी फ्रांसीसी है, हमारे यहाँ का है, तो ये भी फ्रेंच भाषा बोलता है, तो क्या इसको भी कोई दूसरी भाषा सिखाएंगे? गुटरगू के अलावा कोई, ये भी कोई दूसरी भाषा सीखेगा? तो इस तरीके से ये एक बाल कल्पना का यहाँ सुंदर वर्णन जो है वो कवि ने, लेखक ने यहाँ पर किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी मैंने, अब चूंकि इनका राइटिंग का लेसन चल रहा था, फर्स्ट लेसन इनका ग्रामर का हुआ, सेकंड लेसन इनका राइटिंग का चल रहा था, तो राइटिंग के दौरान, लिखने के दौरान जब कभी भी उसने ऊपर देखा, आई लुकड अप, जब भी मैंने कभी ऊपर देखा, आई सा एम हैमेल सीटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, मैंने देखा कि एम हैमेल जो है वो अपनी उस चेयर पर जो है बिल्कुल मोशनलेस, मोशनलेस का मतलब होता है बिना हलचल के, बिना हिलने डुलने के, एकदम शांत, एकदम स्थिर जो है अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फास्ट एट वन थिंग देन एट एनदर, और वो पहले किसी एक चीज़ को और उसके बाद किसी दूसरी चीज़ को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। गेज का मतलब होता है एक टक देखना, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को लगातार ध्यान, एक तरफ मतलब उसकी तरफ ध्यान देकर के लगातार उसको देखते रहना। तो मैंने देखा कि मोशनलेस, स्थिर रूप से वो अपनी कुर्सी पर बैठे हैं और वो किसी एक चीज को देख रहे हैं और उसके बाद वो किसी दूसरी चीज को देख रहे हैं। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, ऐसा लग रहा था, एज इफ मानो ऐसा लग रहा था, ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, कि वो अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते थे, अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते थे, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन, कि वहाँ पर जो वो प्रत्येक चीज़ किस प्रकार दिखाई दे रही थी, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से कक्षा रूम में प्रत्येक चीज़ जिस रूप में दिखाई दे रही थी उसी रूप में मानो वो अपने दिमाग में उसको बिठा लेना चाहते थे फैन से। For 40 years he had been there in the same place, क्योंकि 40 सालों से ये इसी स्थान पर रहे हैं, है ना। यहाँ पर इन्होंने एम हैमेल ने 40 वर्षों से 40 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी थी, 40 वर्षों से इस स्थान पर थे और अब उन्हें यहाँ से जाना है, तो कितना दुख हो रहा होगा आप कल्पना कर सकते हैं। जाने से पहले वो हर चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लेना चाहते थे। उस छोटे से क्लासरूम में जो कोई भी चीज़ जिस रूप में थी उसी रूप में उसे अपने दिमाग में बिठा लेना चाहते थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उन्होंने क्लासरूम में बैठे बैठे उस खिड़की से बाहर देखा, बाहर की तरफ उनका गार्डन था, उनका बगीचा था, है ना, बगीचा उन्हें दिखाई दे रहा था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने थी उनकी कक्षा, उनकी क्लास, जस्ट लाइक दैट, बस उसी रूप में इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा लेना चाहते थे। ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, अब कोई चीज़ यदि घिस गई थी तो वो थी वहाँ के जो डेस्क थे लिखने के जो बच्चों के, और जो बेंचेस थी जिस पर बच्चे बैठते हैं, तो ये बेंचेस और ये डेस्क बस ये जो है घिस घिस करके स्मूथ हो गए थे। स्मूथ का मतलब होता है चिकना हो जाना। ये जो है एक परिवर्तन हुआ था, ये घिस करके चिकने हो गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, उस बगीचे में जो वॉलनट के ट्रीज थे, अखरोट के जो पेड़ थे, वॉलनट का मतलब होता है अखरोट, अखरोट के जो पेड़ थे, ये अखरोट के पेड़ काफ़ी बड़े हो चुके थे। एंड द हॉपवाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और उसके बाद जो हॉपवाइन एक प्रकार की बेल होती है, एक प्रकार की बेल होती है जो इस तरीके से ऊपर की ओर बढ़ती है। हॉपवाइन की जो बेल थी जिसे इन्होंने खुद ने जो है प्लांट किया था, उन्होंने खुद ने उसे बोया था, वो प्लांट, वो जो हॉपवाइन की जो बेल थी वो खिड़की से लिपटते हुए ऊपर की तरफ चली गई थी, छत की तरफ जो है वो चली गई थी। रूफ का मतलब होता है छत।
हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। ये सारी चीज़ों को छोड़ना है ना, उस गार्डन को छोड़ना, इस क्लासरूम को छोड़ना, और अपने बगीचे में खड़े अखरोट के पेड़ और उस हॉपपाइन की बेल को छोड़ करके जाना कितना दुखदाई था। ऐसा जैसे मान लीजिए हृदय को तोड़ने वाली चीज़ें थी, दुख देने वाली चीज़ें थी। पुअर मैन, बेचारे आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूफ एबो, उनकी बहन जो कि उस छत के ऊपर चलती हुई उसके पाँवों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पैकिंग देयर ट्रंक्स, जो कि उनकी संदूकें पैक कर रही थी, उनके जो बक्से थे, संदूकें थी जिसमें सामान भर रही थी, वो सामान भरते हुए सुनाई दे रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले ही दिन देश छोड़ करके जाना था, है ना। तो इस प्रकार ये सारी हलचल, सारी चीज़ें उनके दिमाग में लगातार चल रही थी, और ये सारा का सारा जो दृश्य था ये काफ़ी दुखदायी था, काफ़ी दुख देने वाला था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन, उनमें हिम्मत थी, उनमें साहस था, प्रत्येक लेसन को अच्छी तरह से सुन लेने का साहस था। टू द वेरी लास्ट, अंत तक, प्रत्येक लेसन को अंत तक सुनने का उनमें साहस था, उनमें हिम्मत थी। आफ्टर द राइटिंग, और अब लेखनी के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, तीसरा जो हमारा लेसन था वो था हिस्ट्री का। आज जो ये अंतिम क्लास चल रही थी, उस अंतिम क्लास में पहला जो इनका लेसन हुआ था वो था ग्रामर का, दूसरा जो हुआ था वो था राइटिंग का, और तीसरा इनका जो लेसन है ये हो रहा है हिस्ट्री का। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बोबू, उसके बाद जो छोटे बच्चे थे, इन छोटे बच्चों ने अपनी जो इनकी जो वर्णमाला थी, उसको, वर्णमाला को इन्होंने एक स्वर में उसे गा करके सुनाया। चैंट का मतलब होता है उच्चारण करना, जैसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं एक साथ, उसी तरीके से ये जो वर्णमाला थी, बा बेबी जैसे अपने होता है ना, अ आ ई क ख ग ग ड़, इस प्रकार की इनकी ये वर्णमाला है। उस वर्णमाला का उच्चारण बच्चों ने संवेद स्वर में किया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स एंड holding his primer in both hands spelled the letters with them। और फिर पीछे, है ना, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, उस क्लासरूम के पिछले जो बेंचेस थे, जो पिछले जो सीटें थी, वहाँ पर जो ओल्ड हॉसर, पहले ही बताया था लेखक ने जब क्लास ये जो क्लास स्कूल पहुँचा, और वहाँ पर इसने बताया था कि आज गांव के कुछ लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे, जिसमें ओल्ड हॉसर भी था, और फॉर्मर मेयर भी थे, और फॉर्मर जो पोस्ट मास्टर थे वो भी थे। ये सब लोग भी पिछली बेंचों पर बैठे थे। तो अब ये जो हॉसर था, जो एक प्राइमर अपने साथ लेकर के आया था, उसकी बात यहाँ पर लेखक लिटिल फ्रेंड्स कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, फ्रेजल वर्ब है एक, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। तो उन्होंने पहन लिया था हिज स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मे, है ना, ग्लासेस। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों में अपनी उस प्राइमर को पकड़ करके, प्राइमर होता है एक बाल पोती, छोटे बच्चों की जो किताब होती है उसे प्राइमर कहते हैं। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, वो भी इन बच्चों के साथ साथ, जब ये वर्णमाला बोल रहे थे ना, तो इन बच्चों के साथ साथ हॉसर भी उस किताब में से देख देख करके वो लेटर्स जो है उनको, उस स्पेलिंग को, उसकी स्पेलिंग को बोल रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते हैं कि वो भी रो रहा था, हॉसर भी रो रहा था आज। हीज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, भावों के साथ उसकी आवाज़ जो है वो लड़खड़ा रही थी, उसकी आवाज़ जो है वो कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, उसको इस प्रकार सुन करके, उसको इस प्रकार सुनना एक बड़ा हास्यास्पद था। उनके साथ हम सभी हंसना चाहते थे, रोना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, मुझे कितना अच्छी तरह से याद हुआ वो लास्ट लेसन, वो अंतिम अध्याय मुझे कितने अच्छी तरह से याद हो गया। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, इसी के साथ जो चर्च में घड़ी थी उसमें 12 बजने का समय दर्शाया गया। देन द एंजलस, और उसके बाद एंजलस जो है वो बजी।
एंजलस जो है ये एक चर्च की प्रार्थना के समय बजने वाली घंटी होती है, जो सुबह के समय और दोपहर के समय और रात्रि के समय प्रार्थना से पहले बजाई जाती है, उसके बाद जो है वो प्रार्थना होती है, ठीक है ना। तो एक प्रकार की एंजलस जो है वो घंटी होती है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। उसी दौरान, उसी सेम समय पर, उसी समय जब ये चर्च की घड़ी जो 12 बजे का समय दर्शा रही थी, उसके बाद एंजलस बजी, उसी समय जो प्रसियन सैनिक थे, प्रसियन जो सोल्जर्स थे, वो वहाँ से लौट रहे थे। ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास करके अपना जो प्रशिक्षण था, वहाँ से ये लौटते हुए उनके ट्रम्पेट्स, उनकी तुरही, उनके नगाड़े, जो ध्वनियाँ जो है वो नगाड़ों की आवाज़ जो है वो आ रही थी, सुनाई दे रही थी, साउंडेड अंडर अवर विंडोज, हमारे खिड़की के नीचे से। एम हैमेल स्टूड अप, एम हैमेल खड़े हो गए। वेरी पेल, पेल का मतलब होता है उदास, थके हुए, पीले पड़े हुए। वैसे पेल का मतलब पीला पड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर पेल का मतलब है काफ़ी उदास थे, काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे थे। इन इस चेयर, अपनी कुर्सी से खड़े हुए। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, यहाँ पर लुक सो टॉल का मतलब होता है आत्मविश्वासी दिखाई देना, है ना, काफ़ी आत्मविश्वासी दिखाई दे रहे थे। मैंने इससे पहले इनको कभी इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा था, लिटिल फ्रेंड्स कह रहा है एम हैमेल के बारे में। माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सैड ही, उन्होंने कहा, एम हैमेल ने कहा। आई यानी मैं, और इतना कह करके वो रुक गए। बट समथिंग चौक्ड हिम, चौक का मतलब होता है अवरुद्ध कर देना, किसी चीज़ ने उनके गले को अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया, यानी वो इमोशन से भर गए थे, ज़्यादा आगे कुछ बोल नहीं पाए। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे बोल नहीं पाए। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ आए। टूक अ पीस ऑफ चौक, फिर उन्होंने चौक का एक टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत लगा करके, ही रॉट एज लार्ज एज ही कोड, और उन्होंने लिखा जितना जो है वो बड़े शब्दों में वो लिख सकते थे, उन्होंने लिखा। क्या लिखा? वीव ला फ्रांस, वीव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद, ये इन्होंने वहाँ पर उस ब्लैक बोर्ड पे बड़े से बड़े अक्षरों में लिख दिया। देन ही स्टॉप्ड, उसके बाद वो रुके। एंड लीन्ड हीज हेड अगेंस्ट द वॉल, और लीन का मतलब होता है झुका देना, सहारा लेकर के किसी चीज़ का। उन्होंने उस दीवार के सहारे अपने सिर को झुका दिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द भी बोले, ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, अपने हाथ से इन्होंने एक जो है वो इशारा किया। जेस्चर का मतलब होता है इशारा करना हाथों से, उन्होंने हाथ से हमें इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल डिसमिस कर दिया गया है। यू मे गो, आप लोग जा सकते हैं, आप लोग जा सकते हैं, स्कूल डिसमिस हो गया है। तो इसी के साथ ये अपना आज का अध्याय कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। मैं एक बात और बता दूं आपको कि हमारी रोज़ाना लाइव क्लास होती है 7 बजे। आप लोग 7 बजे जो है हमारी लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं, और उसके साथ में ऑफलाइन भी हम जो है वो वीडियोज़ अवेलेबल कराते हैं। तो कभी भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आकर के आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।